नमस्कार। अब हम लोग आ गए हैं इंडियन हिस्ट्री के अगले चैप्टर पर, जिसमें ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 स्टेजेस हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की भारत में। इसमें पहला फेज़ है मर्केंटाइल फेज़, जो 1757 से 1813 तक चलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करती है ट्रेड को मोनोपोलाइज करने में, और जो बंगाल के ट्रेडर थे उनको अपने शर्तें बताने में। इसकी वजह से उनकी सामान की कीमतें बढ़ा के इन्फ्लेटेड प्राइसेस जो उन्होंने रखी थी, इसकी वजह से एक बकनियरिंग कैपिटलिज्म शुरू हुआ, चोरी करने जैसा, जिसमें कि पैसा फ्लो करने लगा ब्रिटिश की जो बंदूकें थी उनमें से, क्योंकि वो लोगों से ज़बरदस्ती छीन झपट के पैसा ले जा रहे थे। बंगाल का जो रेवेन्यू था वो इंग्लैंड के एक्सपोर्ट्स को फाइनेंस करने में लग रहा था। दूसरा फेज़ है इंडस्ट्रियल फेज़, जो 1813 से 1858 तक चलता है। इस समय पे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया ब्रिटिश गुड्स को मार्केट करने के लिए, इंडिया मार्केट की तरह यूज़ हुआ। 1813 का जो एक्ट था उसने वन वे ट्रेड शुरू किया ब्रिटिश के लिए, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में बहुत सारे चीप और मशीन मेड सामान ब्रिटेन से आने लगे। इंडियन ट्रेडर्स जो थे उनको फॉरेन और होम दोनों मार्केट से हाथ धोने पड़े। इंडियंस को एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ा और अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना पड़ा रॉ मटेरियल, और फिनिश्ड प्रोडक्ट वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ा। इंपोर्ट ड्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा थी इंडियन प्रोडक्ट्स में इंग्लैंड के लिए, इसलिए वहाँ के मार्केट वो उसको डिस्करेज कर रहा था यहाँ से सामान लेना। फिर तीसरा फेज़ है 1860 के बाद का, जो फाइनेंशियल फेज़ कहा जाता है, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल फेज़। फाइनेंशियल फेज़ में ब्रिटेन ने अपनी पोजीशन भारत में कंसोलिडेट की, इंडिया को मार्केट बनाया अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और फूड का सामान और रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे वहाँ। रेलवेज़ भारत में 1853 में आई, उसी साल पोस्ट और टेलीग्राफ भी आया। बैंकिंग सिस्टम अवध कॉमर्शियल बैंक के साथ आया 1881 में। ब्रिटेन ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में और पब्लिक डेट का बर्डन बढ़ता गया। इंडियन कंपनीज भी उसी समय शुरू हुई, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील शुरू हुई 1907 में। भारत से पैसे का ड्रेन होने लगा इंग्लैंड की तरफ। इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और आर.सी. दत्त ने किताब लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1867 में दादा भाई की किताब है और 1901 में आर.सी. दत्त की। इनमें इंडियन इकोनॉमिकल्स के लिए ब्रिटिश पॉलिसीज़ को जिम्मेदार ठहराया गया। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, वो नेशनल प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा जो भारत का था वो भारत के लोगों के पास कंजम्पशन के लिए नहीं था, इस पर निर्भर करती थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कंपनी सर्वेंट्स का एक्सटॉर्शन पैसे का, रूलर, ज़मींदार, मर्चेंट और आम आदमी सबसे, और वो पैसा इंग्लैंड भेजना। जो बंगाल का रेवेन्यू था उसमें से सामान खरीदना और फिर वो सामान एक्सपोर्ट कर देना बाहर, इसको वो लोग इन्वेस्टमेंट कहते थे। ड्यूटी फ्री ट्रेड ब्रिटिश सामान को मिला, जिससे कि उनकी कॉम्पिटिटिव एज हो गई इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर, और ये सब्सिडीज़ जो थी वो इंडियन ट्रेजरी से फाइनेंस की जाती थी। जो रेमिटेंस या सैलरी, तनख्वाहें या और पैसा जो कंपनी के ऑफिशियल कमाते थे वो सब इंग्लैंड भेज देते थे। जो सैलरीज़ का पैसा या होम चार्जेस या पेंशन जो कंपनी एम्प्लॉय को मिलती थी वो भी इंडियन ट्रेजरी से दिया जाता था। ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को काफ़ी इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता था अपने इन्वेस्टमेंट पे। इस सब के इफ़ेक्ट ये हुए कि जो इंडियन एंटरप्राइज थी उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाई और कैपिटल फॉर्मेशन भारत में ज़्यादा नहीं हो पाया। ब्रिटेन का कैपिटलिज्म इसी सब की वजह से डेवलप भी हुआ। साथ ही साथ इंडिया को रखा गया फ्री ट्रेड का जोन, जहाँ पे कहीं पे भी उसको compete करने की एबिलिटी ना दी जाए और उन लोगों के लिए फ्री आसान पूरा खेल हो जाए। भारत की प्लांटेशन, माइन, जूट मिल, बैंकिंग, शिपिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारे ही इंटरलॉकिंग कैपिटलिस्ट फर्म जो थे, जो फॉरेनर्स रखते थे, वो संभालते थे और रिसोर्सेज भारत से ड्रेन किए जा रहे थे। फिर भारत के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो अंग्रेज लाए उसको देखते हैं। एक है परमानेंट सेटलमेंट या इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा और बनारस और मद्रास की कुछ नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए। ये प्लान किया था जॉन शोर ने। इसमें ऐसा कहा जाता है कि ज़मींदार
ओनर हैं ज़मीन के, इसलिए वो 1/11 जो रेवेन्यू होगा टोटल वो अपने पास रखेंगे और 10/11 जो रेवेन्यू होगा वो ब्रिटिश को देंगे। और ज़मींदार अपने हिसाब से रेंट तय कर सकते हैं किसानों से वो कितना लेना चाहते हैं। तो ये जानते हुए कि उनकी ज़मीन उनके गाँव में उनकी ओनरशिप में सुरक्षित है, ज़मींदार जाके शहरों में रहने लगे और इस तरह एक एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म डेवलप हुआ और जिसकी वजह से टेनेंट्स को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। इसके अलावा एक दूसरा है रैयतवाड़ी सिस्टम। ये बम्बई और मद्रास में मुनरो ने लाया था और चार्ल्स रीड के रिकमेंडेशन पे। इसमें डायरेक्ट सेटलमेंट हुआ था गवर्नमेंट और रैयत या कल्टिवेटर के बीच में। इसमें रेवेन्यू फिक्स कर दिया था कुछ समय के लिए, 30 साल से कम समय के लिए, ज़मीन की क्वालिटी के हिसाब से और क्रॉप कैसा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से। रिकार्डो की जो साइंटिफिक रेंट थ्योरी है उस पे बेस्ड था ये। कल्टिवेटर की पोजीशन थोड़ी और सिक्योर हुई थी इसमें, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन का जो रिजिड सिस्टम था उसकी वजह से उसको मनी लेंडर के पास जाना ही पड़ता था। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने आप में भी एक बड़ी ज़मींदार थी, रेवेन्यू इन्हांस करने का राइट था उनके पास जब वो चाहें तब, और कल्टिवेटर अपने अधिकारियों की रेमो करम पे ही था। तीसरा सिस्टम है महलवाड़ी सिस्टम। ये ज़मींदारी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया और पंजाब में लागू किया गया था। ये था विलेजर्स या एस्टेट्स का लैंडलॉर्ड के साथ एक रेवेन्यू सेटलमेंट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पे सेटलमेंट हुआ विलेज कम्युनिटीज़ के बीच में, इसमें कॉमन ओनरशिप हो गई जिसे भाईचारे या महल कहने लगे, कई गांवों का एक समूह। इसमें रेवेन्यू हर कुछ समय में रिवाइज किया जाता था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे कॉलोनीज का जो इम्पैक्ट है उस पर एक नज़र डाल देते हैं। इसकी वजह से मार्केट इकोनॉमी भारत में आई और इससे जो कस्टमरी राइट्स थे उनके साथ रेवेन्यू का कैश पेमेंट एनकरेज किया जाने लगा मनी लेंडिंग के लिए। सोशल डिफरेंशिएशन और शार्प हो गए। अमीर लोग जो थे वो कोर्ट में जा सकते थे अपनी प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पे। इसकी वजह से कमर्शियल क्रॉप ज़्यादा फलने लगी, जिसकी वजह से पेजेंट्स को फूड ग्रेन्स बहुत महंगी कीमतों पर खरीदना शुरू करना पड़ा और कैश क्रॉप्स बड़े सस्ते में उनको बेचनी भी पड़ी। इंडियन विलेजर्स की जो स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई और रूरल सोसाइटी का जो सेटअप था वो ब्रेक होना शुरू हो गया। इसी की वजह से पेजेंट्स ने कई सारे मूवमेंट किए। इसमें सबसे पहले है 1859 में इंडिगो रिवॉल्ट जो बंगाल में हुआ। इसके लीडर थे विष्णु और दिगंबर बिस्वास। इसके बाद है पबना का रिवॉल्ट जो बंगाल में हुआ 1870 में, जिसके लीडर हैं ईश्वर रॉय, साबू पाल और खूदी मुल्ला। फिर दक्कन में जो दंगे हुए महाराष्ट्र में 1875 में। रामोसी मूवमेंट हुआ महाराष्ट्र में 1879 में, वो वासुदेव बलवंत फड़के की अध्यक्षता में हुआ। बिजोलिया मूवमेंट राजस्थान में 1913 में सीताराम दास और विजय पथिक सिंह के मार्गदर्शन से हुआ। फिर तब तक गांधी भारत में आ गए थे। 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ बिहार में गांधी के छत्रछाया में। खेड़ा गुजरात में गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने 1918 में मूवमेंट किया पेजेंट्स का। मोपला रिवोल्ट केरला में 1921 में सैयद अली और सैयद फजल ने किया। बोरदोली या बोरसाद गुजरात में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तेभगा बंगाल में 1946 में कामपरन सिंह या न्यामत अली की अध्यक्षता में। पुन्नप्रा वयलार केरला में 1946 में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 1946 में कुमारैया और सुंदरैया ने लीडरशिप की इस आंदोलन की। यूपी किसान सभा यूपी में इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा की लीडरशिप में 1918 में। अवध किसान सभा यूपी 1920 रामचंद्र इसके लीडर थे। इक्का मूवमेंट अवध 1921 मदारी पासी की लीडरशिप में। फॉरेस्ट सत्याग्रह साउथ इंडिया में 1931 में एन.वी. रामन नायडू और एन.जी. रंगा इसके लीडर थे। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में 1936 में सहजानंद सरस्वती ने इसका मार्गदर्शन किया। और जैसे ये लोग परेशान थे किसान, उसी तरह ट्राइबल्स भी परेशान थे। ट्राइबल रिवोल्ट हुए कई सारे।
चुआय ट्राइब ने 1766 से 72 तक राजा जगन्नाथ के लीडरशिप में एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड जो हो रहा था और बंगाल में जो फेमिन आया था उसकी वजह से जो किसानों की हालत खराब थी, एक रिवोल्ट किया। भील लोगों ने 1817 में सेवाराम की लीडरशिप में अग्रेरियन हार्डशिप्स की वजह से एक रिवोल्ट किया। होस लोगों ने 1820 में सिंहभूम में जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। रामोसी लोगों ने 1822 में चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह और दत्ता राय पाटकर के अध्यक्षता में ब्रिटिश रूल में के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कोलियों ने 1824 में फॉरेस्ट काटने के खिलाफ एक रिवोल्ट किया। अहोम लोगों ने 1828 से 33 तक गोमधर कुंवर की लीडरशिप में ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के खिलाफ रिवोल्ट किया। खासी लोगों ने 1829 से 32 तक तीरथ सिंह की लीडरशिप में ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कोल लोगों ने 1831-32 में बुद्धू भगत की लीडरशिप में लैंड ट्रांसफ़र जो बाहर के लोगों को हो रहा था उसका विद्रोह किया। संथल लोगों ने 1855-56 में सीधू कन्ना के मार्गदर्शन में ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। नाइकड़ा में 1858 में रूप सिंह की लीडरशिप में धर्मराज ने जो जोरिया भगत को बैन किया गया था ग्रेजिंग और टिम्बर के लिए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। भूयान रिवोल्ट हुआ 1867-68 में। रत्ना नायक उसके लीडर थे। उसमें ब्रिटिश प्रोटेजी को थ्रोन पे बिठाए जाने के खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे। यही सेम चीज़ जुआंग रिवोल्ट में 1891 में धरनी नायक के लीडरशिप में भी हुई। फिर कच्छ नागा ने 1882 में शंभुदेन की लीडरशिप में ब्रिटिश इंटरवेंशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुंडा लोगों ने उलगुलान या मुंडा लोगों ने 1899 में बिरसा मुंडा की लीडरशिप में लैंड सिस्टम और मिशनरी एक्टिविटी के खिलाफ और फोर्स्ड लेबर के खिलाफ एक रिवोल्ट छेड़ा। भील लोगों ने 1913 में गोविंद गुरु की लीडरशिप में प्यूरिफिकेशन और टेम्परेंस का एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उरांव लोगों या ताना भगत लोगों ने 1914 में जात्रा भगत और अन्य भगत लोगों की लीडरशिप में रिलीजियस रीजन के नाम पर रिवोल्ट किया। चेंचू लोगों ने 1921-22 में ब्रिटिश जो फॉरेस्ट कंट्रोल कर रहे थे उसका विद्रोह किया। और कोया या रंपा लोगों ने 1922 से 24 तक अल्लूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नागा लोगों ने 1932 में जादू नांग जो 1905 से 31 तक थे और रानी गैडन लुई जो उसके बाद थी उनकी लीडरशिप में लड़ाई लड़ी और एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुआ ब्रिटिश रूल की एक्सेसेस के खिलाफ। इसके अलावा आम जनता ने भी कई बार अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। इसमें मुख्य हैं सन्यासी रिवोल्ट जो बंगाल में 1780 में हुआ, रिलीजियस मॉन्क्स ने किया ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस और प्रेजेंट्री को बर्बाद किए जाने के खिलाफ। फिर कट्टा बोम्मन रिवोल्ट है 1792 से 98 तक। ये वीर पांड्या कट्टा बोम्मन ने किया ब्रिटिश सुजरेनिटी के इम्पोजिशन के खिलाफ। फिर पाइक रिवोल्ट है और उड़ीसा का 1804 से 6 तक। ये बख्शी जगबंधु ने किया ब्रिटिश ऑक्यूपेशन और रेवेन्यू पॉलिसी के खिलाफ। वेल्लू थम्पी का रिवोल्ट है ट्रावनकोर का 1805 का। ये वेल्लू थम्पी ने ब्रिटिश एक्सटॉर्शन के खिलाफ किया। किट्टूर रिवोल्ट है कर्नाटक का 1824 का। ये चिन्नम्मा और रईअप्पा ने किया ब्रिटिश इंटरफियरेंस जो किट्टूर में होता था उसके खिलाफ। फिर पागलपंथी रिवोल्ट है माइमन सिंह का 1825 से 33 तक का। ये करम शाह और टीपू ने किया धार्मिक कारणों की वजह से। फिर राजू रिवोल्ट है वाइजैक का 1827 का। ये वीरभद्र राजू की अध्यक्षता में हुआ। फिर फराइजी रिवोल्ट है 1838 का जो हाजी सरायतुल्ला और दादू मियाँ ने किया टेनेंसी के लॉज के खिलाफ। फिर सतवंदी रिवोल्ट है महाराष्ट्र में 1839 में हुआ। फूंड सावंत और अन्ना साहिब ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ किया। कूका रिवोल्ट है 1840 का जो भगत जवाहरमल और सियां साहिब ने किया पंजाब में। गडकरी रिवोल्ट है 1844 का जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ के खिलाफ हुआ कोल्हापुर में। पोलीगर रिवोल्ट है करनूल का 1846 का, नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ। इसके साथ ही साथ कई सारे रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स भी शुरू हुए, ऑर्गेनाइजेशंस भी शुरू हुई 19वीं 20वीं सदी में। इन पे एक नज़र डाल लेते हैं।
आत्मीय सभा 1815 में कलकत्ता में स्थापित हुई, राजा राम मोहन रॉय ने की, और ब्रह्म समाज भी 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय ने ही स्थापित किया। धर्म सभा कलकत्ता में 1829 में राधाकांत देव ने की है, और तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। निरंकारी मूवमेंट पंजाब में 1840 में दयाल दास, दरबदर सिंह और रतन चंद ने शुरू की। मानव धर्म सभा सूरत में 1844 में दुर्गाराम मंचराम ने शुरू की। फिर परमहंस मंडली 1849 में बंबई में दादोबा पांडुरंग ने शुरू की। फिर 1857 में नामधारियों का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है पंजाब में, राम सिंह की अध्यक्षता में। राधा स्वामी सत्संग 1861 आगरा में तुलसी राम शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को तोड़ के शुरू करते हैं। दारुल उलूम देवबंद में 1866 में मौलाना हुसैन अहमद शुरू करते हैं। प्रार्थना समाज की नींव आठवां पांडुरंग रखते हैं 1867 में बंबई में, और आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती रखते हैं 1875 में बंबई में। एक थियोसोफिकल सोसाइटी है जिसकी स्थापना न्यूयॉर्क यूएस में होती है 1875 में, जो कि कर्नल एच.एस. ऑलकॉट और मैडम एच.पी. ब्लावेत्स्की शुरू करते हैं। एक साधारण ब्रह्म समाज है जो आनंद मोहन बोस शुरू करते हैं 1878 में कलकत्ता में। एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है पूना की, वो 1884 में शुरू होती है जी आगरकर की अध्यक्षता में। एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ की है, वो 1886 में, उसकी नींव सर सैयद अहमद खान रखते हैं। फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 में बंबई में शुरू होती है, एम.जी. रानाडे उसको फाउंड करते हैं। देव समाज के फाउंडर हैं शिव नारायण अग्निहोत्री, उन्होंने ये शुरू किया था 1887 में लाहौर में। नदवा उल उलमा मौलाना शिबली नुमानी शुरू करते हैं लखनऊ में 1894 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद फाउंड करते हैं बेलूर मठ के पास, जो बेलूर मठ है, 1897 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले शुरू करते हैं बंबई में 1905 में। रमाबाई रानाडे और जी के देवधर एक पूना सेवा सदन शुरू करते हैं 1909 में पूना में। और सोशल सर्विस लीग शुरू होती है एन.एम. जोशी की अध्यक्षता में 1911 में बंबई में। सेवा समिति के फाउंडर हैं एच.एन. कुंजरू, ये शुरू होती है इलाहाबाद में, इसकी स्थापना होती है सन 1914 में। इसके अलावा कुछ ज़रूरी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं, जैसे स्वामी सहजानंद, ये 1781 से 1830 तक थे। इनका असली नाम था घनश्याम, और इन्होंने स्वामी नारायण सेक्ट शुरू किया था गुजरात में, जो कि ऐसा मानता है कि गॉड थीस्टिक है और एक मॉरल कोड देता है अपने फॉलोअर्स को। राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 तक जीवित थे। उनका 1772 में राधानगर बर्दवान बंगाल में जन्म हुआ। उन्होंने एक आत्मीय सभा शुरू की कलकत्ता में 1815 में, मोनोथेइज्म और हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। आत्मीय सभा का नाम ब्रह्म समाज पड़ गया और अंत में ब्रह्म सभा पड़ गया और अंत में ब्रह्म समाज पड़ गया 1828 में। उन्होंने सती के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया सती अबॉलिश करने के लिए, और अपना जो जर्नल था शब्द कौमुदी, उसमें 1819 में इसके बारे में लिखा। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1817 से 1905 तक जीवित रहे, और उन्होंने ब्रह्म समाज की लीडरशिप अपने हाथ में ली राजा राम मोहन रॉय के बाद। और फिर उन्होंने एक तत्वबोधिनी सभा शुरू की 1839 में, और तत्वबोधिनी पत्रिका एक किताब लिखनी शुरू की बंगाली में, मंथली मैगजीन, जिससे राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ लोगों तक पहुंचा सकें। 1859 में तत्वबोधिनी सभा जो थी उसको ब्रह्म समाज के साथ जोड़ दिया गया। उसने कई पैसेजेस लिखे उपनिषद के, जिनको कि बाद में ब्रह्म धर्म कहा गया। फिर हैं केशव चंद्र सेन, जो 1838 से 1884 तक जीवित थे। ये ब्रह्म समाज के लीडर थे जब देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं रहे उसके बाद। उन्होंने ब्रह्म बोधिनी पत्रिका शुरू की, महिलाओं के लिए जर्नल। उन्होंने एक रेडिकल रिफॉर्म्स भी कुछ शुरू किए, जिससे कि
अपर कास्ट नाम इंटर कास्ट और विडो रीमैरिज हो, अपर कास्ट नाम लोग छोड़ दें और इंटर कास्ट और विडो रीमैरिज शुरू हो पाए और चाइल्ड मैरिज ना हो। इसकी वजह से ब्रह्म समाज में एक स्किज्म आ गया। ओरिजिनली ब्रह्म समाज को कहने लगे थे आदि ब्रह्म समाज, और जो नया ब्रह्म समाज बना उसका नाम हो गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जो कि केशव चंद्र सेन ने 1866 में शुरू किया। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में शुरू की, जिसने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि वो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लाए, जिसको कि सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, जिससे कि ब्रह्म मैरिजेस लीगलाइज हो जाएं और मिनिमम मैरिजेबल एज कुछ तय कर दी जाए लड़के लड़कियों के लिए। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग, ये 1823 से 1898 तक थे। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में बम्बई में। इसको बाद में MG रानाडे ने ज्वाइन किया 1870 में। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये 1824 से 1883 तक जीवित थे। इनको असली नाम इनका मूल शंकर था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी बम्बई में। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक हिंदी में पत्रिका लिखी और वेद भाष्य भूमिका, जो आदि हिंदी आदि संस्कृत में है, वो भी लिखी। मैडम ब्लोवात्स्की और कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लोवात्स्की एक रशियन महिला हैं, कर्नल ऑलकॉट अमेरिकन हैं। इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी न्यूयॉर्क में 1875 में, लेकिन हेडक्वार्टर बाद में इसके आद्यार मद्रास में शिफ्ट कर दिए 1882 में। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक जीवित थे। उनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और उन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था 1887 में सोशल सर्विसेज करने के लिए, और ट्रस्ट की तरह उसको रजिस्टर किया 1897 में। इसके अलावा कास्ट मूवमेंट्स भी हुए भारत में, कई लोअर कास्ट लोगों के किए हुए। एक थी सत्य शोधक समाज, जो सन 1873 में शुरू हुई थी। इसके फाउंडर थे ज्योतिबा फूले और ये महाराष्ट्र में पूरी तरह फैली हुई थी। एक था अराविपुरम मूवमेंट, जो 1888 में शुरू हुआ था। अराविपुरम केरला में जगह है और श्री नारायण गुरु इसके फाउंडर थे। फिर श्री नारायण परिपालन योगम मूवमेंट, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम मूवमेंट या SNDP, ये 1902-3 में शुरू हुआ केरला में, और श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पलपू और कुमारन आसन, ये तीनों इसके मेन फाउंडर्स थे। एक डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी थी, 1906 में इसकी स्थापना बम्बई में हुई और VR शिंदे इसके मुख्य संस्थापक थे। इसके अलावा बहुजन समाज शुरू हुआ 1910 में सतारा महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर थे मुकुंद राव पाटिल। जस्टिस पार्टी मूवमेंट शुरू हुआ 1915-16 में मद्रास तमिलनाडु में। इसके फाउंडर थे CN मुदालियार, TM नायर और P त्यागराज शेट्टी। फिर डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, बहिष्कृत हितकर्णी सभा जिसे कहते हैं, 1924 बम्बई में। इसे BR अम्बेडकर ने शुरू किया। एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में मद्रास में शुरू हुआ, EV रामास्वामी नायकर पेरियार के लीडरशिप में, जिन्हें पेरियार कहते हैं। एक हरिजन सेवक संघ 1932 में, जिसकी स्थापना पुणे में हुई, वो महात्मा गांधी ने शुरू किया। इसके बाद अब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ, जिसमें कि गवर्नर जनरलशिप लॉर्ड कैनिंग की चल रही थी। ये रिवोल्ट शुरू होने के मुख्य कारण थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस और मिलिट्री। पॉलिटिकल कारण था इसका कि नाना साहेब को पेंशन देना बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव II के, और अवध को एनेक्स कर लिया गया था 1856 में, क्योंकि वहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के नाम पे सतारा, झांसी, नागपुर और संबलपुर को भी एनेक्स कर लिया गया था 1856 में। इकोनॉमिक कारण था बहुत ज़्यादा, जो टैक्स लग रहे थे, ज़बरदस्ती एविक्शन किया जा रहा था ज़मीन से लोगों का, टैरिफ पॉलिसी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी थी, इंडियन प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे थे, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया था, प्रेजेंट आर्टिसान बहुत परेशान थे। सोशियो रिलीजियस कारण है कि ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स भी हिंदू सोसाइटी को परेशान कर रहे थे। 1829 में सती को अबॉलिश किया गया, 1856 में विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया गया। इसकी वजह से कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स हिंदू गुस्सा हो रहे थे। इंडियन सोल्जर्स का भी मिलिट्री में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इस बात से भी वो गुस्सा थे।
इमीडिएट कॉज था एनफील्ड राइफल्स जो शुरू कर दी गई थी, जिसकी कार्ट्रिजेस जो थी उनका एक ग्रीस्ड कवर होता था, वो बीफ और पोर्क का होता था, ऐसी रूमर फैल गई। ये रिवोल्ट शुरू होता है मार्च 29 1857 को, जब एक भारतीय सिपाही 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का मंगल पांडे 2 ब्रिटिश अफसर हगसन और बॉ को मार देता है बैरकपुर में परेड में, कलकत्ता के पास। तो जो और भारतीय सोल्जर हैं वो इनका ऑर्डर मानने से ब्रिटिशर्स का मना कर देते हैं जब मंगल पांडे को अरेस्ट किया जाता है। बाद में मंगल पांडे को अरेस्ट भी किया जाता है और ट्रायल में रखने के बाद उनको टांग के मार दिया जाता है फांसी में। ये म्यूटनी 29 मार्च की बात जब आगे फैलती है तो 10 मई को मेरठ से ये म्यूटनी शुरू होती है। इस समय पे कुछ सिपाहियों को ये पनिशमेंट दिया जा रहा है ग्रीस्ड कार्ट्रिज ना यूज करने पे। तो वो सोल्जर कुछ सिविलियंस के साथ मिलके एक शाउटिंग रैम्पेज पे शुरू हो जाते हैं, मारो फिरंगी को, ये बोलते हैं, वो लोग चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद वो लोग जेल तोड़ देते हैं, यूरोपियंस को मारने लगते हैं, उनके घर जलाने लगते हैं और दिल्ली में घुस जाते हैं सूरज ढलने के बाद। इन लोगों को आते देख के अगली सुबह 11 मई को दिल्ली में लोकल सोल्जर्स को भी आइडिया लग जाता है और वो भी रिवोल्ट कर देते हैं, शहर को सीज कर लेते हैं और 82 साल पुराने बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान बोलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये 1857 के युद्ध की मुख्य जगहें और वहाँ क्या क्या हुआ और कौन लीडर था। दिल्ली में ये मूवमेंट शुरू होता है 11 मई 1857 को और ख़त्म होता है 20 सितंबर 1857 को। इसके लीडर थे बहादुर शाह जफर और भक्त खान जो उनका कमांडिंग जनरल था। अंग्रेज़ों की तरफ से जॉन निकलसन सप्रेस कर रहे थे इसको। कानपुर में ये 4 जून 57 से 6 दिसंबर 57 तक चलता है। यहाँ पे नाना साहेब और उनके कमांडर टाटिया टोपे ये रिवोल्ट लड़ते हैं। इसको दबाते हैं कॉलिन कैम्बल आके। उसी तरह लखनऊ में भी कॉलिन कैम्बल ही दबाते हैं इस रिवोल्ट को। ये 4 जून को वहाँ भी शुरू होता है, लेकिन 21 मार्च 58 तक चलता रहता है। इसके लीडर लखनऊ में है बेगम हजरत महल। झांसी में ये रिवोल्ट शुरू होता है 4 जून 57 को ही और 18 जून 58 तक चलता है रानी लक्ष्मीबाई की लीडरशिप में, और ह्यू रोज रानी लक्ष्मीबाई को अंत में हरा देते हैं। इलाहाबाद में 5 जून 1857 को ये शुरू होता है, मार्च 58 में ख़त्म होता है लियाकत अली की लीडरशिप में, और कर्नल नील अंत में ये रिवोल्ट ख़त्म करते हैं। बिहार के जगदीशपुर में ये रिवोल्ट अगस्त 57 में शुरू होकर दिसंबर 58 तक चलता है, और कुंवर सिंह और अमर सिंह की अध्यक्षता में ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ये रिवोल्ट ख़त्म करा देते हैं। दिल्ली कैप्चर होने के 1 महीने बाद रिवोल्ट पूरे भारत में फैल जाता है, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। साउथ इंडिया तक नहीं फैल पाता है और पंजाब और बंगाल जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। बहादुर शाह 2 या बहादुर शाह जफर को अंत में रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ 1862 में उनकी मौत हो जाती है। उनके बेटों की मौत तो यहीं दिल्ली में ही हो जाती है। नाना साहेब जिनका नाम था धुंडू पंत, वो लड़ रहे थे। बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान ये दोनों भाग के नेपाल चले गए नाना साहेब के साथ, तीनों लोग। टाटिया टोपे जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, उनको पकड़ लिया गया और 15 अप्रैल 1859 को उनको मार दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई बैटलफील्ड में ही मर गई लड़ते लड़ते। कुंवर सिंह को चोट लगी और फिर 26 अप्रैल 58 को उनकी भी मौत हो गई। ह्यू रोज कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई सबसे बेस्ट और ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर हैं रेबल्स की। उसके अलावा अन्य जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं वो हैं खान बहादुर खान बरेली के, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के, अजीमुल्ला खान फतेहपुर के, देवी सिंह मथुरा के और कदम सिंह मेरठ के। इंग्लिश अथॉरिटी भारत में रीस्टैब्लिश हो जाती है जुलाई से दिसंबर 58 तक आते आते। ये रिवोल्ट फेल होने के कुछ मुख्य कारण हैं कि हीरोइक एफर्ट तो था फॉरेन रूल हटाने के लिए, लेकिन यूनाइटेड नहीं थे इंडियंस और ऑर्गेनाइज्ड नहीं था ये रिवोल्ट पूरा। नेशनलिज्म भी कंप्लीट नहीं था। सिंधिया, होलकर और निज़ाम और अन्य कई लोग ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे। सिपाही, पेजेंट, ज़मींदार और अन्य क्लासेस जो थी वो साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी पूरे रिवोल्ट में। लोगों के अलग अलग मोटिव थे रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने के, सब भारत की आज़ादी के लिए नहीं कर रहे थे।
मुख्य सिग्निफिकेंस इस रिवोल्ट का है कि इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात लोगों के बीच में ले आई थी। एक पेट्रियोटिक सेंटिमेंट आ गया था, कम्युनल फीलिंग्स नहीं थी। ये शुरू तो म्यूटनी की तरह हुआ था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ब्रिटिश रूल के खिलाफ आंदोलन की तरह आगे बढ़ा। 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें सिपाही म्यूटनी उसे कहा जा सकता है, और इसको सिपाही म्यूटनी कहने वाले लोगों में शुमार हैं सैयद अहमद खान, मुंशी जीवन लाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, स्टैनली, जो कि भारत के वो एडवर्ड स्टैनली भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, जॉन लॉरेंस, जॉन शीली, मिल्सन, आर.सी. मजूमदार, सभी इसको सिपाही म्यूटनी कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसको नेशनल स्ट्रगल या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसमें हैं बेंजामिन डिसरायली, कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर, के.एम. पन्नीकर, ईश्वरी प्रसाद, ए.एल. श्रीवास्तव और ताराचंद। इसके अलावा अन्य कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि शायद ये रेशियल स्ट्रगल था, ब्लैक वाइट स्ट्रगल था, ऐसा मानते हैं मेडली, या रिलीजियस स्ट्रगल, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल था, ऐसा मानते हैं रीस, सिविलाइजेशन बारबेरियन कॉन्फ्लिक्ट या इंग्लिश इंडियन कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा मानते हैं टी.आर. होम्स, और आउटराम और टेलर को लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट। कुछ मुख्य किताबें जो 1857 के युद्ध के बारे में लिखी गई हैं वो हैं फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, या 1859 में कार्ल मार्क्स ने लिखी। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1873 सैयद अहमद खान ने लिखी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 वी.डी. सावरकर ने लिखी। सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखी। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज 1957 में छपी, एस.बी. चौधरी ने लिखी। रिबेलियन 1857 अ सिम्पोजियम में 1957 में पी.सी. जोशी की किताब आई, और 1857 एस.एन. सेन ने लिखी 1957 में। 1857 पे लोगों के क्या ओपिनियन है वो भी देख लेते हैं। जॉन सीली कहते हैं कि वो पूरी तरह से अनपेट्रियोटिक था, सेल्फिश सिपाही म्यूटनी थी जिसमें कोई नेटिव लीडरशिप या पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि ये तथाकथित फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना पहला है, ना नेशनल है, ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। बेंजामिन डिसरायली जो अपोजिशन के लीडर थे इंग्लैंड में, वो कहते हैं कि नेशनल रिवोल्ट जो था वो काफ़ी मिसट्रस्ट में डूबा हुआ था। वी.डी. सावरकर कहते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 भारत का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। एस.एन. सेन कहते हैं कि जो एक फाइट की तरह शुरू हुआ था रिलीजन के नाम पे, वो अंत हुआ एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह। इसके अलावा इसके इम्पैक्ट क्या थे 1857 की म्यूटनी के, वो देख लेते हैं। अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसके साथ कंपनी का रूल ख़त्म हो जाता है। ब्रिटिश का जो कंट्रोल है इंडिया पे वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर जिसको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाएगा इंडिया के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्नेंस ऑफ इंडिया के लिए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा उसको टाइटल दे दिया जाने लगा वाइस रॉय का, जो कि रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश मोनार्क का भारत में। इसी के साथ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का अंत हुआ भारत में, और प्रिंसली स्टेट्स को अश्योर कर दिया गया कि अब उनका एनेक्सेशन नहीं होगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति डलहौजी की थी उसको विड्रॉ कर लिया गया। रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने एक पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल शुरू कर दी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता दिख रही थी इस रिवोल्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस लाए गए, और वाइट सोल्जर्स जो थे आर्मी में वो भी बढ़ा दिए गए। जो टोटल एक्सपेंसेस थे पूरे सप्रेशन के, वो भारतीय लोगों पर डाल दिए गए। ऐसा कहा गया है कि जैसे जूलियस सीजर जब जिंदा हैं उससे ज़्यादा वो मरने के बाद ताकतवर हुए, उसी तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 भी है। जो भी उसका ओरिजिनल कैरेक्टर रहा हो, लेकिन वो चैलेंज का एक सिंबल बन गया माइटी एम्पायर को चैलेंज करने का भारत में। वो शाइनिंग स्टाइल रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट की राइज और ग्रोथ का। इसके बाद फिर कांग्रेस में आ जाते हैं। कांग्रेस से पहले के समय में जो मॉडरेट्स का फेस चलता था उसकी बात करेंगे, तो कांग्रेस से पहले की ऑर्गेनाइजेशंस पे एक नज़र डाल लेते हैं। 1837 में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी शुरू की गई थी द्वारका नाथ टैगोर द्वारा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में 1839 में विलियम एडम ने शुरू की।
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 2 मर्जर के बाद कलकत्ता में 1851 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में 1852 में CY मुदलियार ने शुरू की। बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे में 1852 में जगन्नाथ शंकर सेठ ने शुरू की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में 1866 में दादा भाई नावरोजी ने शुरू की। और पूना सार्वजनिक सभा SS चिपलूंकर, GV जोशी और MG रानाडे ने पूना में 1870 में शुरू की। आनंद मोहन बोस ने इंडियन सोसाइटी की नींव रखी लंदन में 1872 में। और शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की नींव रखी कलकत्ता में 1875 में। उसी तरह से इंडियन एसोसिएशन वही बनती है कलकत्ता में 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में। और फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस शुरू करते हैं। इसके बाद मद्रास महाजन सभा मद्रास में 1884 में शुरू होती है। इसके लीडर्स थे P रंगैया नायडू, B राघवनाचारी और आनंद चरलू और GS अय्यर। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बॉम्बे में शुरू होती है 1885 में। और फिरोज शाह मेहता और KT तालियांग और बदरुद्दीन तैयब जी इसे शुरू करते हैं। इसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।